नमस्ते सभी को। ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कि सी टेट में हिंदी में क्या क्या सिलेबस आ रहा है। एक्चुअली में हिंदी को दो पार्ट्स में बांटा गया है। हिंदी पूरी 30 मार्क्स की आएगी सी टेट के अंदर और सारे ही MCQ होंगे। हिंदी में एक पार्ट होगा जिसमें ग्रामेटिकल पोर्शन आएगा और दूसरा पार्ट होगा हिंदी में जिसमें भाषा ज्ञान और भाषा को पैडागोगी ऑफ लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं, पैडागोगी लैंग्वेज की, वो आएगी। तो पहले हम कर रहे हैं ग्रामेटिकल पार्ट, जिसका पहला पार्ट मैं आपको करा रही हूँ स्वर और व्यंजन। तो साथ में रिवाइज करेंगे स्वर और व्यंजन के बारे में। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, वर्ण एक्चुअली में वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं और वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। उसके बाद फिर से स्वर और व्यंजन को अलग अलग भागों में बांटा गया है। स्वर 11 होते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसके अलावा अंग और आहा ये भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अंग जो है वो अनुस्वार होता है और आहा जो हम पढ़ाते हैं ये विसर्ग होता है। यहाँ पर दिया हुआ है अनुस्वार और विसर्ग। चंद्र बिंदु में हम चंद्र बिंदु लगाते हैं तो उसे अ बोलते हैं, चंद्र बिंदु लगाते हैं उसको। तो स्वर बेसिकली 11 होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं जिसमें ये 5 वर्ग हैं और पंचम अक्षर पीछे दिए गए हैं, इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। और 33 इसके अलावा छ, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त अक्षर होते हैं जिसमें दो व्यंजन मिलकर बनाते हैं। जैसे छ जो है वो बनता है क और श क और श से। तो जो है छ जो है वो बनता है क और स, यानी कि इसमें दो व्यंजन मिल गए हैं। इसी तरह से त्र जो है वो बनता है त और र से। दो संयुक्त अक्षर मिलकर, दो व्यंजन मिलकर संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। इसलिए इसी तरह से जो ज्ञ है वो बनता है ज और निया, ये पंचम अक्षर जो है उससे मिलकर बनता है ज। और स्र जो है स्र श्रमिक जो है स्र वो बनता है स और र। यहाँ पर जो हलंत लगाया गया है इसका मतलब है कि ये जो अक्षर है ये आधा है, हाफ है, क्योंकि व्यंजन तभी पूरक माने जाते हैं जब वो अपने साथ स्वर को लगा लेते हैं। तो इस तरह से स्वर 11 हैं और व्यंजन 33 हैं। इसके अलावा संयुक्त अक्षर 4 है। अनुस्वार और चंद्र बिंदु एक ही माना जाता है, विसर्ग एक है और द्विगुण व्यंजन ये ड और ढ। देखो यहाँ पर इसमें बिंदी नहीं लगती है, ड में बिंदी नहीं लगती है और ना ही ढ में बिंदी लगती है। तो ये द्विगुण होते हैं। जब बिंदी लगते हैं तो अलग तरह से बोलते हैं और बिंदी नहीं लगती है तो अलग तरह से बोलते हैं, तो इनको द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। इस तरह से हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। अब देखो यहाँ पर हम पहले कर चुके हैं कि 11 होते हैं और दो जो होते हैं अनुस्वार और विसर्ग, इनको दो को लगाकर ये टोटल जो है 13 हो जाते हैं। और इनकी मात्राएं इनमें दी गई हैं कि इस तरह से मात्राएं लगाई जाती हैं। और स्वर अपने आप में पूरक होते हैं लेकिन व्यंजन अपने आप में पूरक नहीं होते, वो स्वर के साथ मिलकर ही अपने आप को पूरक बनाते हैं। तो इस तरह से ये वर्णमाला के अकॉर्डिंग स्वर दिए हैं, इनके संकेत भी दिए गए हैं कि किस तरह से इनके संकेत लगाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें। अब स्वर के भेद। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। देखिए जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो जल्दी भूल जाते हैं, उनको उच्चारण के लिए कम समय लगता है। जैसे अ, ई, छोटी ई होएगा, उ और र। री बोलते हैं इसको, री इसकी बोलने की साउंड होती है री। तो ये होते हैं ह्रस्व स्वर क्योंकि ये जल्दी भूल जाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे कि आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। तो ये जो ए होता है, ए, ये ए और ई
आवाज़ से बोलता है, इसलिए ये दीर्घ टाइम ज़्यादा लेता है। तो इस तरह से जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो जल्दी भूल जाते हैं और जो दीर्घ स्वर होते हैं वो टाइम में मिलते हैं। अब प्लूत स्वर क्या होते हैं? ये वो स्वर होते हैं जो 2 मात्राओं से भी अधिक समय लगाए, उन्हें प्लूत स्वर बोलते हैं। आजकल इसका उपयोग नहीं हो रहा है हिंदी व्याकरण से, तो ये विलुप्त हो गया है। ओम जो होता है वर्ड वो प्लूत स्वर में आता है। तो इस तरह से स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। व्यंजन, अभी मैंने बताया आपको 33 व्यंजन होते हैं। इसके अलावा संयुक्ताक्षर जो होते हैं वो 4 होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया ये। लेकिन ये 33 व्यंजन भी जो हैं वो अलग अलग प्रकार से बांटे जाते हैं। तो ये हैं हमारे पंचवर्ग बोलते हैं इनको, पंचवर्ग। इनमें क वर्ग होता है, क, ख, ग, घ, अण। च वर्ग होता है, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग होता है, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, ढ़। ये जो 2 होते हैं द्विगुणीय व्यंजन होते हैं, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। द्विगुणीय होते हैं, जब इनमें बिंदी लग जाती है तो इनकी साउंड अलग आती है, और जब इनमें बिंदी नहीं लगती है तो इनकी साउंड अलग आती है। वैसे ये पंचामक्षरी होते हैं। पंचामक्षर मतलब 5 अक्षर, इनको पंचामक्षर बोलते हैं कि ये 5 होते हैं एक लाइन के अंदर और पूरे वर्ग में बांटे जाते हैं। तो बेसिकली ये 5 होते हैं, इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ढ और ढ जो है ये 2 वर्ड जो है ये आगत शब्द हैं, ठीक है, द्विगुणीय व्यंजन है, तो इसे इसलिए इसमें बताया गया है। तवर्ग, त, थ, द, ध और न। ऐसे ही पवर्ग म, प, फ, ब, भ, म। तो इस तरह से ये 5 जो हैं ये पंचवर्ग कहलाते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। फिर आते हैं अंतस्थल वर्ग। अंतस्थल वर्ग होते हैं य, र, ल, व। फिर है ऊष्म वर्ग। इसमें हमें ज़्यादा ऊष्मा की ज़रूरत होती है व्यंजन को बोलने में, इसलिए इसे ऊष्म वर्ग भी बोला जाता है, जैसा स, स, ह। तो इस तरह से ये 4 होते हैं। संयुक्त वर्ग, संयुक्त वर्ग को संयुक्ताक्षर भी बोलते हैं, इसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ कि जो 6 है वो क और स से मिलके बनता है। त्र जो है त और र से मिलके बनता है, और जो ग है वो ज और ञ से मिलकर बना होता है। ऐसे ही श्रेय जो है वो स और र से मिलकर बना होता है। अब ग्रहित वर्ग, ग्रहित वर्ग जो होते हैं वो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। ये हमारी हिंदी भाषा के शब्द नहीं है, ये दूसरे शब्द हैं, ये दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। जैसे कि उर्दू में ज, तो यहाँ नुक्ता लगता है जा में, तो ये इन्हें ग्रहित वर्ग भी बोलते हैं, जो कि दूसरी भाषाओं से ग्रहण किए गए हैं, या फिर आगत वर्ण भी बोलते हैं, यानी दूसरी भाषाओं से आ गए हैं। फ ये उर्दू से लिया गया है, और ओ जो वर्ड है ये अंग्रेजी से लिया गया है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर में ये ओ बुलता है लेकिन लगती ये वाली मात्रा है, तो ये जो है आगत शब्द होते हैं, आगत वर्ण होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से हिंदी, तो स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ होते हैं और ऊष्म व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन में हमने पढ़ लिया है कि स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जो 5 वर्ग होते हैं, जिसमें कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग आता है। तो ये 5 जो वर्ग होते हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल और व। ये 4 व्यंजन जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और उसमें व्यंजन भी 4 होते हैं, स और है, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। इस तरह से हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। उच्चारण के आधार पर भी व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। कंठस्थ उन्हें बोलते हैं जो हमारे कंठ से बोले जाते हैं, यानी गले से बोलते हैं। अब आप बोल के देखिए इन्हें मेरे साथ, तो आपको पता लगेगा कि जो इसकी आवाज़ है वो हमारे कंठ से आ रही है। बोलिए अब मेरे साथ, क, ख, ग, घ, अण, ह। तो ये जो आवाज़ है ये हमारे कंठ से आती है, इसलिए इन्हें कंठस्थ व्यंजन बोलते हैं। दूसरे हैं तालव्य, तो ये हमारे तालु जो होता है ना उससे आवाज़ आती है इसकी। तो अगर आप बोलोगे तो बोलकर देखो, उस तरह से ही आपकी आवाज़ आएगी। जैसे च, छ, ज, झ, न,
य स। तो इससे आपका तालु से आवाज़ आती है। मूर्धन्य आपकी जो आवाज़ होती है नाक और मुंह दोनों से आपकी निकलती है। जैसे ट आप देखोगे नाक से भी निकल रही है और मुंह से भी निकल रही है। तो ट, ठ, ड, ढ, न, स, र। तो ये जो है मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं। ऐसे ही दंत्य ध्वनि जिसमें दांत जो है हमारे टकराते हैं। तो ता, अगर आप ध्यान से इनको देखोगे तो आप पता लग पाओगे ये बिना दांतों के इनकी आवाज़ अच्छी तरह से नहीं बोली जा सकती। ता, था, दा, इसमें हमारे दांत आपस में बंद हो जाते हैं। तो ये दंत्य व्यंजन होते हैं। इसी तरह से ओष्ठ्य व्यंजन वो होते हैं जिसमें हमारे होठ जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं। जैसे पा, फा। अगर आप ध्यान से इनको धीरे धीरे बोल के देखिए, आपके जो होठ होते हैं वो आपस में मिलेंगे इन्हें बोलते वक्त, इसलिए इन्हें ओष्ठ्य व्यंजन बोलते हैं। पा, फा, बा, भा, मा। और ये दंतोष्ठ होता है, यानी कि इसमें दांत और आपका ओष्ठ यानी कि होठ जो है वो दोनों मिलते हैं व, तो इसलिए इसे दंतोष्ठ व्यंजन बोलते हैं। इसी तरह से जो उच्चारण होते हैं उनके आधार पर इन्हें बांटा गया है। ये अनुनासिक हैं जिनमें हमारी नाक से भी निकलते हैं न मा। तो ज़्यादातर ये जो अनुनासिक हैं ये पंचम अक्षर होते हैं, पांचवा अक्षर होता है। तो ये थे कि व्यंजन उच्चारण के मतलब हमारे जिस भी भाग से, मुख के जिस भाग से हमारी आवाज़ निकलती है उसी आधार पर इन व्यंजनों को बांटा गया है। इसके अलावा भी व्यंजनों को अलग अलग आधार पर बांटा गया है। जैसे अघोष और सघोष होते हैं। अब अघोष क्या होते हैं? जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, उस स्पर्श व्यंजन आप लोगों को पता है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ये 5 जो होते हैं वर्ग, इसके पांचों वर्गों को स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। तो जो इसका प्रथम अक्षर होता है यानी क से शुरू होता है ना, ये इसका जैसे कवर्ग क से शुरू होगा, चवर्ग चा से शुरू होगा, इस तरह से जो इनका प्रथम अक्षर है। और द्वितीय अक्षर जैसे कि ख, इसका ये होगा ख और इसके चा वर्ग का होगा छा। ऐसे ही टवर्ग का होगा ठा, तो टवर्ग का होगा ठा। तो इस तरह से जो इनका पहला और दूसरा अक्षर होता है उनको हम अघोष व्यंजन बोलते हैं। ये दिया हुआ है इसमें अघोष व्यंजन बोलते हैं। जैसे क, ख, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। तो इन्हें हम अघोष व्यंजन बोलते हैं। अब घोष व्यंजन किसे बोलते हैं? ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि ये इनमें से छांटिए कि अघोष व्यंजन कौन से हैं या घोष व्यंजन कौन से हैं। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं सीटेट में। प्रत्येक वर्ग में तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम व्यंजन यानी कि तीसरा, चौथा। जैसे कि क वर्ग में मान लीजिए क, ख, ग, घ, ण, ये 5 अक्षर हैं क वर्ग के। तो इसका तीसरा यानी कि ग, घ और ण, ये जो अक्षर हैं ये घोष व्यंजन कहलाएंगे। पहले 2 जो थे वो अघोष थे। हर किसी वर्ग के स्पर्श व्यंजन में, हर किसी वर्ग के यानी कि 5 वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन जो थे वो अघोष थे, जबकि जो तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन जो है वो घोष कहलाता है। अल्प प्राण, अल्प प्राण वो व्यंजन होते हैं जो जल्दी से भूल जाते हैं, उनमें कम समय लगता है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बता चुकी हूँ आपको वर्गों के बारे में, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इसके प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर यानी कि अगर आप इसमें हम लेंगे क, ख, ग, घ, ण हमने लिया है इसमें, तो इसमें प्रथम यानी कि क, तृतीय यानी कि ग और पंचम यानी कि न, ये वाला जो अक्षर होते हैं ये अल्प प्राण अक्षर होते हैं। इसी तरह से चवर्ग में छ को छोड़ देंगे, फिर ज, फिर झ को छोड़ देंगे, फिर न। तो न जो है वो पंचम अक्षर है, तो इसलिए क्या आएगा? अल्प प्राण। तो पहला, तीसरा और 5वां अक्षर जो है वो अल्प प्राण कहलाता है। तो ये हो गए अल्प प्राण। महाप्राण में क्या होता है? जिनको बोलने के लिए हमें ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, ज़्यादा आवाज़ लगानी पड़ती है। तो इसमें जो स्पर्श व्यंजन हमने करे थे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, जो भी 5 वर्ग थे, उसका द्वितीय यानी कि जैसे क, ख, ग है तो ख, और चतुर्थ यानी कि ख, ये व्यंजन जो होंगे महाप्राण व्यंजन कहलाएंगे। इसलिए इसी तरह से हर वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन हम ले लेंगे और वो क्या कहलाएंगे? महाप्राण व्यंजन कहलाएंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से स्वर और व्यंजन अलग अलग भागों में बांटे जा सकते हैं। इन्हीं से रिलेटेड आप पिछले साल के सीटेट के प्रश्न उत्तर कीजिए, MCQ कीजिए, जिससे आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि किस तरह से हमें करना है और इसका रिवीजन करते रहिए आप। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।